पढ़ा था। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सीरीज़ चल रहा है जिसका मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी कराया, आज हम बात करेंगे पार्ट 3 यानी सेट नंबर 3 के बारे में। और इसमें बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और बिहार स्पेशल को अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हो तो रेगुलर बेसिस पे इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भीमबंध अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था भीमबंध अभयारण्य, जैसे कि अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखेंगे उसमें मैंने अभयारण्य से रिलेटेड बात किया हुआ है। तो भीमबंध अभयारण्य मुंगेर में पड़ता है। कुशेश्वर जो पक्षी अभयारण्य ये दरभंगा में पड़ता है, ये याद रखेंगे। और कल आपको गोगा बिल के बारे में बताए थे, गोगा बिल जो कि आपका कटिहार में है। पंत के बारे में बात किया था हमने, नालंदा में है। तो इस तरह से आपको अच्छे से सब कुछ याद रखना है क्योंकि बार बार रिपीट होता है। और एक प्रश्न जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये आता है कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो कल क्या बताया गया था आपको, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पड़ता है पश्चिमी चंपारण में, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि धीरज नारायण को हटा करके किसे कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान बनाया गया था। तो धीरज नारायण को हटाया गया और इनके स्थान पर कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान बनाया गया था सिताब राय को, जो कि 1767 की ये बात है, 1767 में। बिहार का कौन सा जो जिला है वो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का जो जिला है हम जानते हैं भागलपुर, अपनी रेशम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसे भारत का रेशम शहर के नाम से भी जाना जाता है भागलपुर को। ये पूरे भारत में अपने तस्सर रेशम और भागलपुरी जो साड़ी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तस्सर रेशम का देश में अग्रणी उत्पादन अगर हम देखें तो वो आपका झारखंड हो जाता है, ठीक है। तस्सर रेशम की बात कर रहा है, रेशम के अलग अलग जैसे प्रकार होते हैं आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आता है कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना ये आपका बिहार में स्थित है और भारत और नेपाल की एक संयुक्त जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये 2 भागों में एक्चुअली विभाजित है। जैसे एक तो पूर्वी कोसी विभाजित है, पूर्वी कोसी नहर प्रणाली, और दूसरा होता है आपका पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली। तो पूर्वी कोसी जो आपका नहर प्रणाली है ये टोटल 44 किलोमीटर का कवर करता है, अलग अलग जिलों में 44 किलोमीटर। और जब पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली है इसके द्वारा 115 किलोमीटर कवर होता है, ठीक है। कोसी जो नदी है, ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी गंगा में उत्तर की तरफ से आके मिलने वाली एक नदी है। तो और सबसे लंबी नदी भी है, ये याद रखना है कि उत्तर की तरफ से गंगा में आके मिलने वाली बिहार में सबसे लंबी नदी कोसी नदी है। तो कोसी नदी कटिहार जिले के कुर्सेला के पास, कई बार पूछा जाता है कि कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मतलब मिलती है। लगभग एक्चुअली मिलती नहीं है, वहाँ से विभक्त हो जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में ये जा कर के मिलती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार के शोक के रूप में इसको जाना जाता है। क्यों? तो इसका कारण ये है कि ये प्रत्येक वर्ष लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावित करती है, जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। इस वजह से इसे बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने रायन की उपाधि किसे दी थी। तो याद रखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स ने रायन की उपाधि जो सिताब राय के पुत्र थे कल्याण सिंह को दिया गया था, सिताब राय के पुत्र कल्याण सिंह को। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी इस चैनल पर। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पटना उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 3 फरवरी 1916 को, ठीक है। 3 फरवरी 1916 को याद रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1915 के द्वारा इसका गठन किया जाता है और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो चैमियर, याद रखेंगे, जस्टिस चैमियर, ठीक है, जस्टिस चैमियर। मुल्ला बहबानी एक यात्री था, ठीक है, मुल्ला बहबानी। तो ये ईरानी धर्माचार्य था जो कि भारत में भी आए हुए थे, ईरानी थे ये। और पटना को इन्होंने जन्नतुल हिंद कहा था, जन्नतुल हिंद यानी कि भारत का स्वर्ग। पटना को इन्होंने जन्नतुल हिंद कहा था, पटना को भारत का स्वर्ग इन्होंने कहा था। बहावी आंदोलन के बारे में हम जानते हैं। बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र रहा वो पटना रहा, सादिकपुर घराना। और इसकी जो शुरुआत की गई थी
भावी आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो सैयद अहमद बरेलवी ने 1820 के दशक में किया था और 1870 के दशक में ब्रिटिश सेना के सामने ये जो आंदोलन रही वो टिक नहीं सकी और पूरी तरह से समाप्त मानी जाती है 1870 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बिहार में भौगोलिक दृष्टि से सबसे पुरानी खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस जिले में है, तो ये आपका मुंगेर में पड़ जाता है। खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिले में पड़ता है। राइट, अब एक प्रश्न याद रखिएगा जो कि ये ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था कि चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन से थे। तो हम जानते हैं कि बीपीएससी में ऑप्शंस थोड़ा सा टिपिकल तरीके से दिया जाता था पहले, अब तो 4 ऑप्शन हो गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि चारों नाम देखने को मिल जाता है और वहाँ पे ऑप्शन पहले रहता था उपरोक्त एक से अधिक, तो कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो नाम अच्छे से याद रखना है, जैसे ब्रज किशोर थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह थे। और याद रखना है कि यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के समय में जो कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे तो ऑप्शंस में देख करके कन्फ्यूज़ कर सकता है। राइट, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बात और मैं आपको बता दूं कि जो लोग इसका PDF चाहते हैं इसको तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा योगेंद्र शुक्ल पर चला था, योगेंद्र शुक्ल पर। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया, तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को, 10 अगस्त 1929 को। तो अब क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इस दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया था जिसमें राष्ट्रीय झंडे के साथ छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी थी। और ऐसा नहीं होने का पूरा श्रेय किसे जाता है, तो ऐसा नहीं होने का पूरा जो श्रेय है वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को जाता था, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि साइमन कमीशन का बिहार आगमन कब हुआ। साइमन कमीशन का बिहार आगमन कब होता है, तो 12 दिसंबर 1928 को, 12 दिसंबर 1928 को ये पटना में आते हैं। मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में प्रथम कौन था, मध्यकाल में बिहार आने वाले प्रथम माना जाता है अब्दुल लतीफ़ को, जो कि 1600 ईस्वी में ये आए हुए थे, अब्दुल लतीफ़। गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी, तो जैसे कि मैंने ऊपर में आपको बताया था इस क्वेश्चन के बारे में कि उत्तर की तरफ से गंगा में मिलने वाली बिहार में सबसे लंबी जो नदी है वो कोसी नदी होता है, ये याद रखना है। बिहार के पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कब से कार्य कर रहा है, कब से कार्य इसका शुरू हुआ था, यानी पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कब से कार्य कर रहा है, तो 2004 से। दोस्तों AI का यूज करके आप